Welcome to our YouTube channel 01 Civil Sarthak. This is your friend and tutor सार्थक सक्सेना। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को ये सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अगर हिंदी में पढ़ेंगे फिर भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मृदा यांत्रिकी, इसे हिंदी में मृदा यांत्रिकी या इंग्लिश में सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं हम लोग इसे। और अगर इसे बीटेक में पढ़ेंगे तो हम लोग इसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सॉइल का मतलब होता है मृदा, मतलब मिट्टी। जियो टेक्निकल का मतलब होता है, एक ब्रॉड है जियो टेक्निकल। जियो का मतलब होता है हमारी पृथ्वी, टेक्निकल उसी से रिलेट करता है, तकनीकी। तो अगर हम अर्थ या उसके पहाड़ वहाड़ सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जियो टेक्निकल के अंतर्गत आ जाता है। सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, केवल हम लोग मिट्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो मृदा यांत्रिकी इसे हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या होती है मृदा यांत्रिकी। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परिभाषा हिंदी में लिखी है, अभी इंग्लिश में भी आएगी। मृदा यांत्रिकी या सॉइल मैकेनिक्स, तो लिखा है अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम मृदा के गुणों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तथा मृदा को एक निर्माण पदार्थ तथा एक नींव पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है। इसमें हम सॉइल के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करते हैं। और क्या लिखा है, और इसमें मृदा को एक निर्माण पदार्थ तथा एक नींव पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। निर्माण पदार्थ से हमारा तात्पर्य रहता है कि जैसे हम लोग मृदा के क्या बनाते हैं, ये ब्रिक बनाते हैं मृदा की, तो उसलिए इस पर्पज़ से हम लोग उसे निर्माण पदार्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक नींव पदार्थ मतलब कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा हो वो सॉइल पर ही स्टेबल रह सकता है, इसलिए उसे नींव पदार्थ भी कहते हैं। तो आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। फिर लिखा है, इंग्लिश में मैंने लिखा है वही चीज़ को, कि सॉइल मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील अबाउट द इंजीनियरिंग बिहेवियर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। जैसे इसमें ये लिखा है इंजीनियरिंग बिहेवियर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इंजीनियरिंग बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। इंजीनियरिंग बिहेवियर में आ जाता है कि जैसे सॉइल शेयर स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जबकि हम लोग सॉइल प्रॉपर्टीज़ में वाइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया, क्ले मिनरोलॉजी हो गया, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोगों को मैकेनिक्स का एक आइडिया रहेगा, पिक्चर क्लियर रहेगी हमारे माइंड में, तो हम लोग अच्छे से टैकल कर सकेंगे मैकेनिक्स के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं मैकेनिक्स को, 2 मिनट लगेंगे, समझ लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। सबसे पहले मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, क्या होती है हम सभी को परिभाषा इसकी पता होती है। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals with energy and forces and their effects on body at rest or motion। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मैकेनिक्स फिजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ऊर्जा तथा बलों का अध्ययन करते हैं। किस पर अध्ययन करते हैं? कोई बॉडी होती है, बॉडी का मतलब पिंड। बॉडी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई भी वस्तु जिसे बॉडी कहते हैं, जिस पर फोर्स लगाते हैं। अगर एक दरवाज़ा है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसे बॉडी बोलेंगे उस समय। तो बॉडी या पिंड उसे हिंदी में बोलते हैं। बॉडी मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट की कंडीशन में भी हो सकती है। इसमें मेनली फोर्स, इसका हीरो क्या बोलेंगे, इसे फोर्स बोलेंगे। मैकेनिक्स, अगर आप मैकेनिक्स शब्द कहीं भी देखते हैं तो आप लोगों को इतना आइडिया हो जानी चाहिए कि इसमें फोर्स की एनालिसिस ही की जाएगी। मैकेनिक्स मतलब ही आप लोग एक सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके रख लीजिए कि मैकेनिक्स मतलब होता है हमारा फोर्स। तो फोर्स इसमें हीरो होता है। ये अगर मैकेनिक्स को हम लोग पिक्चर समझ लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिए, फोर्स उसका हीरो हुआ। अगर हीरो ही नहीं होगा पिक्चर में तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अगर मैकेनिक्स शब्द लगा है तो फोर्स बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर आएगा पक्का। तो फोर्स, तो हम लोगों को फोर्स के बारे में भी देख लेना चाहिए, एक छोटा सा आइडिया।
फोर्स क्या होता है, जैसे अगर इसे बल बोलते हैं तो हिंदी में हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी हुई है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम किसी कोई कोई बॉडी हो उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, तो ये सब फोर्स कहते हैं। मतलब वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। तो अभी हम लोग फोर्स के बारे में समझ गए। मैकेनिक्स से हम लोग क्या समझते हैं कि मैकेनिक्स एक इंजीनियरिंग की शाखा होती है जिसमें हम लोग फोर्स की एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स को क्लासीफाई भी किया गया है। तो मेनली मैकेनिक्स दो पार्ट में क्लासीफाई है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक में क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है विरामावस्था, मतलब हमने बोला था कि फोर्स की एनालिसिस करेंगे। अब फोर्स की एनालिसिस, अगर कोई बॉडी है जो रेस्ट की कंडीशन में है, रुकी हुई है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी एनालिसिस हम लोग स्टैटिक के अंतर्गत करते हैं। डायनेमिक, अगर बॉडी कोई मोशन की पोजीशन में तब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या क्या रहता है, उसके बारे में जो एनालिसिस करते हैं वो करते हैं डायनेमिक्स में। लेकिन दोनों में क्या की जाती है, ये कॉमन चीज़ है कि फोर्स की एनालिसिस की जाएगी बस। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगी और डायनेमिक में बॉडी मोशन की कंडीशन में रहेगी। और आप लोग एक बात को यहाँ पे अच्छे से मैं क्लियर करना चाहूँगा, स्टैटिक से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई ट्रेन चल रही है तो उस पर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो डायनेमिक के अंतर्गत नहीं आएगा, स्टैटिक के अंतर्गत आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था। अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गतिकीय अवस्था में तो गतिकीय अवस्था में रहेगी। तो चलिए इसको बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। फिर काइनेमैटिक्स होता है और काइनेटिक्स होता है। डायनेमिक्स के दो पार्ट होते हैं। अब ये दो क्यों बन गए, ये तो चलो समझ में आया कि स्टैटिक, अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होगी तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो स्टैटिक हो जाएगी। अगर मोशन की कंडीशन में रहेगी तो हम लोग डायनेमिक में एनालिसिस करेंगे, समझ में आ जाता है। फिर एक काइनेमैटिक्स और काइनेमैटिक्स क्या होता है बताता हूँ। काइनेमैटिक्स क्या होता है, मैंने इसमें बोला बॉडी 110% या मोशन की कंडीशन में ही होगी। तो अगर काइनेमैटिक्स में है तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मोशन के कारण, किस कारण से वो मोशन है, उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। फोर्स के इफेक्ट को तो कंसीडर करते हैं लेकिन फोर्स को किसी तरीके से कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसे काइनेमैटिक्स बोलते हैं। इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, विदाउट कंसीडर फोर्स। और काइनेटिक्स में क्या होता है, इसमें फोर्स को भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ भी समझ होंगे, इसमें विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, इसमें विद कंसीडरिंग द फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर बेसिक आइडिया हमें रहेगा तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं सभी चीज़ों को, इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके चल रहा हूँ। पहले मैकेनिक्स के बारे में एक आइडिया दे दूँ कि मुझे सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़नी है, क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, तो हमें एक अच्छा सा आइडिया रहेगा तो हम अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट को। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा बॉडी के बारे में। जैसे मैंने बताया था जिस पे हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स वोर्स लगाते हैं, अगर दरवाज़ा हो गया, पिंड हो गया, बीम हो गया, तो उन्हें बॉडी ही बोलते हैं। बॉडी कितनी होती हैं, बॉडी जनरली 3 तरीके की हो सकती हैं। एक तो रिजिड बॉडी हो सकती हैं जिन्हें हिंदी में दृढ़ पिंड कहते हैं, एक डिफॉर्म्ड बॉडी हो सकती हैं और एक फ्लूइड हो सकता है। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं या दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। दृढ़ पिंड नाम से हमें समझ में आ रहा है कि वो एक दृढ़ होगा। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को दृढ़ मान लेते हैं, रिजिड मान लेते हैं, तो उस पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डायमेंशन में परिवर्तन नहीं होने से हमारा कहने का मतलब होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम किसी भी सीमा तक उसमें फोर्स लगाएं। पर एक्चुअल में हम लोग सोचें क्या कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, उसकी ना तो लंबाई चेंज हो, ना तो उसकी चौड़ाई चेंज हो, ना तो उसकी ऊंचाई चेंज हो। एक्चुअल में होती नहीं है, केवल हम लोग मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, मान हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन को ईजी बनाना होता है। अगर हम लोग मानते नहीं हैं तो कुछ एजम्पशन करके चीज़ें चलती हैं आगे आगे, अगर एजम्पशन नहीं करते हैं तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसलिए रिजिड बॉडी क्या होती हैं, रिजिड बॉडी वे बॉडी होती हैं जिन पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं होता है। लिखा है डिफॉर्मेशन इज जीरो और सो स्मॉल, या तो बहुत छोटा होता है या तो बहुत कम होता है। जैसे हीरे को हम लोग रिजिड बॉडी मान लेते हैं लेकिन वो होता नहीं, एक्चुअल में कोई बॉडी नहीं है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो पक्का उसके डायमेंशन में चेंज होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं वो जो डायमेंशन में चेंज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों को पता चल गया, रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड क्या होता है। फिर दूसरी आती जाती है बॉडी डिफॉर्म्ड बॉडी। डिफॉर्म बॉडी क्या होती है, इसे इलास्टिक बॉडी भी बोलते हैं। प्रत्यास्थ पिंड, ये क्या होता है,
इसके अपोजिट बिल्कुल होता है। अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके डायमेंशंस में चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा इलास्टिक बॉडी। डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो इलास्टिक। उस फोर्स को इलास्टिक लिमिट के बाद लगाना होगा। नहीं समझे आप लोग? बताता हूँ मैं अच्छे से। एक होती है पदार्थ की इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्था सीमा। अगर उस सीमा से ज़्यादा हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी डायमेंशन होती हैं चेंज हो जाती हैं और फिर से अपने फ्री साइज को गेन नहीं करती हैं। अगर इलास्टिक लिमिट से कम के फोर्स को अप्लाई करते हैं हम लोग तो उसकी डायमेंशन में चेंज होगा, लेकिन जब उस फोर्स को हटा लेंगे तो वो चेंज फिर से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट के ऊपर या इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तब फिर फोर्स को अगर हटा भी लेते हैं फिर भी उसकी डायमेंशन परमानेंट के लिए चेंज हो जाती है। इसे बोलते हैं इलास्टिक बॉडी या डिफॉर्म्ड बॉडी। जनरली सभी बॉडी इलास्टिक बॉडी ही आती हैं। अगर किसी ब्रिक में है लगाया हमने फोर्स, चेंज हो गया तो परमानेंट चेंज हो जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाते हैं समझ में आ जाता है। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। सभी लोगों को फ्लूइड और लिक्विड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मतलब उसे समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है फ्लूइड और क्या होता है लिक्विड, इसमें क्या अंतर होता है। फ्लूइड को बोलते हैं तरल, लिक्विड को बोलते हैं द्रव। तो द्रव और तरल में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। मैंने जैसे आपको परिभाषा बताई है फ्लूइड की, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। कोई भी पदार्थ जो बह सकता है वह तरल कहलाता है। और जो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो खुद के वेट के कारण बह सकता है या बहता है उसे तरल कहता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बात आप लोग याद रखिए, सभी जितने भी फ्लूइड हैं वो लिक्विड नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लिक्विड हैं वो सारे ही फ्लूइड होंगे। कैसे समझिए। देखो फ्लूइड में मैंने आप लोगों को बताया एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी पदार्थ जो बह सकता है। तो हमारा पानी, वाटर बह सकता है, एक्सेप्ट, हाँ बह सकता है। उसके बाद आ जाता है गैस। गैस भी तो फ्लो हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल गैस भी फ्लो हो सकती हैं। इसलिए फ्लूइड के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है कि गैस भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। जबकि लिक्विड में क्या होता है, केवल और केवल लिक्विड ही आता है, मतलब द्रव ही आता है, उसमें गैसेस नहीं आती हैं। तो मैंने बोला सारे द्रव तो तरल हो सकते हैं पर सभी तरल द्रव हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें गैस भी होंगे, वो गैस द्रव नहीं होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। अब इन बॉडी के बेसिस पर भी मैकेनिक्स को क्लासीफाई कर दिया गया था। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स को कैसे बनी है, क्यों पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए आप लोग। अब इनके बेसिस पर हम लोग 3 तरीके की या 4 तरीके की मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते हैं, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसे अप्लाइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, अनुपयुक्त यांत्रिकी, ठीक। और आ गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसे सोम भी बोलते हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, फिर सॉइल मैकेनिक्स आ जाता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है? अभी मैंने जैसे आप लोगों को डिफिनेशन बताई थी, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी एट रेस्ट और मोशन। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स की एनालिसिस की जाती है बॉडी में। मैकेनिक्स शब्द का ही मतलब होता है फोर्स की एनालिसिस। मैंने पहले ही बताया था फोर्स इज द हीरो ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स मतलब फोर्स की एनालिसिस हो गई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिर आए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये फिर ये क्यों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आई, देखो समझते हैं हम लोग, इसे अच्छे से समझते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, फोर्स की एनालिसिस होती है बॉडी पर, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी होती है वो रिजिड होती है, मतलब रिजिड मान लेते हैं बॉडी को। होती तो एक्चुअल में होती ही नहीं है, लेकिन रिजिड मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को अगर हम लोग उस पर फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं रिजिड बॉडी पर, तो हो जाएगी हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स। अगर बॉडी को इलास्टिक मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सोम। यहाँ पे बॉडी कैसी होती है, इलास्टिक होती है, जबकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी होती है। अब आप लोग हमें बता सकते हैं कि किसकी कैलकुलेशन आसान होगी, एक इलास्टिक बॉडी होगी उसकी कैलकुलेशन आसान होगी, या एक मैकेनिक्स जो रिजिड बॉडी है उसकी आसान होगी। तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड उसी की कठिन होगी, क्योंकि वो इलास्टिक होता है, इसलिए उसका जो डायमेंशन चेंज हो रही है उसका भी कंसीडर किया जाता है इफेक्ट को। ये चलो समझ गए कि क्यों बनी ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों आई,
समझ गए, क्योंकि अगर रिजिड बॉडी होगी तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स की एनालिसिस करेंगे, और अगर इलास्टिक बॉडी हुई तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में या सोम में करेंगे। फिर ये फ्लूइड मैकेनिक्स कौन सी है, आ गई नई। फ्लूइड मैंने बताया था, अगर कोई तरल वरल होगा उस पर फोर्स की एनालिसिस करनी होगी तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ लेंगे। ये भी समझ में आता है कि बॉडी अगर लिक्विड हुई, बॉडी तीन ही तरीके की हो सकती हैं पदार्थ, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड होगा तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, सॉलिड कैसा है, ये रिजिड वाला है कि डिफॉर्म वाला सॉलिड है। अगर रिजिड वाला सॉलिड है तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, अगर डिफॉर्म वाला सॉलिड है तो फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन अगर लिक्विड है फिर फ्लूइड के अंतर्गत पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर गैस है तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फ्लूइड के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लूइड गैस भी आ जाती है फ्लूइड में। हाँ, लेकिन फिर ये सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़ें, सॉइल मैकेनिक्स अलग से क्यों बना दिया। सॉइल मैकेनिक्स को आता है ना हमारे मन में क्वेश्चन कि सॉइल मैकेनिक्स को अलग से क्यों बना दिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आया मुझे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी समझ में आया, फ्लूइड मैकेनिक्स भी समझ में आया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन तरीके की बॉडी थी और उन पर फोर्स की एनालिसिस करनी थी, इसलिए सभी बॉडी के लिए अलग अलग बना दी। तो क्या सॉइल किसी भी बॉडी में नहीं आती है ना, सॉइल कैसे होती है, लिक्विड होती है या सॉलिड होती है, गैस होती है। समझते हैं अब यही चीज़ को कि सॉइल मैकेनिक्स क्यों बनी। देखो, सॉइल मैकेनिक्स, जो सॉइल होती है ना तो लिक्विड होती है, ना सॉलिड होती है, ना गैस होती है। ये लिक्विड भी होती है, सॉलिड भी होती है, गैस भी होती है। थ्री फेज डायग्राम में इसे हम लोग शो करते हैं। अभी हम लोग नहीं समझते हैं थ्री फेज डायग्राम को। देखिए, सॉइल होती है ना, सॉइल में छोटे छोटे कण मिलके मृदा बनी होती है, मिट्टी बनी होती है, ठीक। अब एक कण से दूसरे कण के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड। या जैसे एक सॉइल का पार्टिकल ये हो गया, एक सॉइल का पार्टिकल ये हो गया, उनके बीच में जो डिफरेंस हुई उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉइल पार्टिकल के बीच उसे वाइड बोलते हैं या रंध्र बोलते हैं, ठीक। तो वो रंध्र होता है। अब रंध्र में के अंदर क्या होता है, खाली स्थान होता है। रंध्र खाली स्थान है मतलब हवा हो सकती है, हवा है मतलब सॉइल में हवा आ गई, हवा आ गई मतलब क्या हुआ, हवा का मतलब गैस हुई ना, तो गैस फॉर्म में भी आ गई हमारी सॉइल, चलो ठीक है। अब अगर हम लोग पानी को भी डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा सा, तो वो खाली स्थान था, अब हवा को निकाल के उसमें पानी चला जाएगा, तो फिर अब क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में भी आ गई। तो हमारी जो सॉइल होती है तीन फेज में होती है, सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, गैस भी होती है। इसीलिए हमने इसको पढ़ने के लिए अलग से मैकेनिक्स बना दी, जिसे बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स। लेकिन एक सेकंड, अब यहीं पे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, तो क्या फिर बीम्स में वाइट्स नहीं होते हैं, बीम में भी वाइट्स होते हैं। ऐसी कोई बॉडी ही नहीं बनी है कि जिसमें जीरो वाइट्स हों, पॉसिबल ही नहीं है जीरो वाइट्स होना। तो फिर बीम मैकेनिक्स क्यों नहीं आई, ये भी समझते हैं। उसे हम लोग क्यों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं, बीम मैकेनिक्स क्यों नहीं आई। वाइट्स होते हैं बिल्कुल, बीम में भी वाइट्स होते हैं, लेकिन बीम में वाइट्स बहुत ही कम होते हैं, तो हम लोग उन्हें कंसीडर नहीं करते हैं कि वाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए वाइट के इफेक्ट को इतना कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर सॉइल की बात करें तो उसमें वाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए हम उसको सॉइल मैकेनिक्स को अलग से पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कितने तरीके की मैकेनिक्स होती हैं। सबसे पहले होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग रिजिड बॉडी पर फोर्स की एनालिसिस करते हैं। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें इलास्टिक बॉडी पर फोर्स की एनालिसिस करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड बॉडी, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उस पर फोर्स की एनालिसिस करते हैं। फिर सॉइल मैकेनिक्स में क्या होती है, सॉइल पर फोर्स की एनालिसिस करते हैं। ये क्यों अलग से बनी हम लोग समझ गए, क्योंकि ना जो सॉइल होती है ना तो लिक्विड होती है, ना तो सॉलिड होती है, ना तो गैस होती है, वो तीनों फॉर्मेट में आ सकती है, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को। अब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल क्या होता है। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना बस मुझ पर भरोसा रखिए, आप पढ़ते जाइए। सॉइल क्या होता है, सॉइल इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है या रासायनिक संगठन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं या मृदा बोलते हैं, मिट्टी जैसे बोल सकते हैं हम लोग। मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, दोनों का मिक्सचर क्या हो गया हमारा, केमिकली कंपोजिशन जो होता है उसे सॉइल बोलेंगे। आसानी से लिख सकते हैं, अगर मृदा आपसे कोई पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं कि सॉइल इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या हिंदी में कैसे बता सकते हैं, मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का रासायनिक संगठन होती है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी सॉइल होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कॉम्बिनेशन हो सकती है।
क्यों हो सकती है बता दिया, उसमें वाइड्स होते हैं। वाइड्स किन्हें कहते हैं? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच के डिफरेंस को वाइड्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आता है इतना। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए 1 सेंटीमीटर थिक लेयर। मतलब मृदा की 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हज़ारों साल लग सकते हैं 1 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने के लिए। तो हम लोग देख नहीं सकते हैं कि सॉइल कैसे बन रही है। हज़ारों साल लग जाते हैं जब 1 सेंटीमीटर के लिए, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? उसे नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंजीनियर थे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था हमारा। जैसे पहले हमारे हो गए कूलम्ब, फिर डार्सी, फिर रैनकाइन, अटरबर, कार्ल टरज़ागी। इनके बारे में समझते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था, सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या योगदान दिया है। इसको भी पढ़ लेते हैं। शायद ये आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग एक बार समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कूलम्ब जो थे उन्होंने वेस्ट थ्योरी दी थी, जो किससे रिलेट करती थी? सॉइल अर्थ प्रेशर से रिलेट करती थी। ये एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो फ्रैक्शन तथा कोहेशन, घर्षण तथा ससंजन, जो ससंजकता होती है उस पर निर्भर करती है। डार्सी थे। डार्सी ने क्या बताया था? इन्होंने परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल के बारे में, वाटर सॉइल में किस तरीके से फ्लो होता है उसके बारे में अपना डार्सी लॉ दिया था। रैनकाइन क्या होती है? रैनकाइन ने अपना अर्थ प्रेशर दिया था। अटरबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या दिया था? फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। इन्होंने फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया था। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती हैं? महीन कणों वाली मृदा, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया था। पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में। कार्ल टरज़ागी, इनका नाम आप लोग याद करके रख लीजिए क्योंकि बहुत काम आएगा। इन्होंने 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी दी थी। कार्ल टरज़ागी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये फादर ऑफ, इन्हें क्या बोलते हैं? सॉइल मैकेनिक्स के पिता बोलते हैं इन्हें। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, जो 1925 में इन्होंने लिखी थी। हाँ, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे 01 सिविल सार्थक को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, तो ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टरज़ागी को बोलते हैं। चलिए, अब इन्होंने, जब इन्हें फादर बोलते हैं तो इन्होंने भी स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ बोला होगा सॉइल के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला था? इनके अकॉर्डिंग सॉइल मैकेनिक्स की क्या परिभाषा है? वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा क्या होती है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमेंबर करा देता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं। सॉइल मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या सॉइल मैकेनिक्स को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सॉइल इन विच वी डील अबाउट द इंजीनियरिंग बिहेवियर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। मतलब इंजीनियरिंग बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की एनालिसिस करते हैं। ये ब्रांच किसकी होती है? ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग की एक शाखा होती है। पर इन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू द कार्ल टरज़ागी, जिन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं, इन्होंने बोला था सॉइल मैकेनिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड द मैकेनिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद सेडिमेंट्स एंड देयर अनकंसोलिडेटेड accumulations of the soil particle produced by the mechanical and chemical disintegration of rock। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स का हम लोग उपयोग करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल के चीज़ों को पढ़ने के लिए। मतलब हाइड्रोलिक्स की कोई भी लॉ हुआ या मैकेनिक्स का कोई भी लॉ हुआ, उन दोनों लॉ को, इन लॉ को प्रयोग किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने में। अल्टीमेट इन्होंने यही बोला था। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है चट्टानों का टूटना, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक, और इसमें एक पार्टिकल आया अनकंसोलिडेटेड, मतलब असंघनित या ढीले कण, उन्हें बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड। ठीक, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। आप लोग भी देखिए कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स को। पढ़ाने को क्या मैं सारी डिफिनीशन आपको एक एक करके याद करा दूं और सारा ख़त्म करा दूं सॉइल मैकेनिक्स, लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं पढ़ाना है आप लोगों को। सॉइल मैकेनिक्स को जैसे मैंने पढ़ा है, समझ के अच्छे से क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या क्यों कैसे, ये क्वेश्चन सारे टैकल करेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं हम लोग व्हाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो सॉइल पर रुकता है या सॉइल पर खड़ा किया जाता है। अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या भवन बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात हम लोग मृदा पर ही बनाएंगे। जल में तो बनाने नहीं, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मिट्टी पर ही बनाते हैं।
तो अगर मिट्टी पर बनाते हैं तो फिर उसके फेलियर को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर स्ट्रक्चर को तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन मिट्टी फेल हो गई तब तो सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा, फिर क्या रह जाएगा लॉजिक उसको मजबूत बनाने के लिए। हाँ, और इसके बारे में रीजंस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब सॉइल हमने जैसे बोला कि अगर मिट्टी फेल हो गई तो स्ट्रक्चर स्वाभाविक सी बात है फेल हो जाएगा। जब मिट्टी नीचे से खिसक गई मान लो, तो उस पर हमारी इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना बनी हो लेकिन सारी टूट जाएगी। तो जो सॉइल होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को अच्छे से एनालिसिस या पढ़ना होता है, इसलिए हमने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को बनाया था। फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसे पढ़ने के लिए। पहला होता है इंजीनियरिंग सॉइल सर्वे। सॉइल के सर्वे होते हैं। सर्वे का मतलब होता है सॉइल के बारे में पता लगाना, चीज़ों को सर्वे करना, उसे इंजीनियरिंग सर्वेस डन किए जाते हैं इसके द्वारा। फिर सॉइल सैम्पलिंग डिवाइस एंड द मेथड। सॉइल सैम्पलिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सॉइल सैम्पलिंग क्या होती है पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सॉइल सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर को बनाना होता है वहाँ से हम लोग सॉइल का कुछ सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसे डिफरेंट तरीके से टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं सॉइल सैम्पलिंग। उनके मेथड होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। लिखा सॉइल टेस्टिंग डिवाइस, सॉइल टेस्ट होता है, इसमें क्या उसके वाटर कंटेंट कितना है, एक्सेट्रा बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसमें हमें सॉइल को टेस्ट करना होता है। उनके क्या क्या डिवाइस होते हैं, क्या मेथड होते हैं, उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, बिहेवियर अंडर लोड एंड द फोर्सेस, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, सेडिमेंटेशन, कंट्रोल ऑफ द डैम रिजर्वायर, डिज़ाइन एंड द ऑपरेशन ऑफ द लैंड फिलिंग। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारी मृदा किस तरीके से बनती है। सबसे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं कि मिट्टी किस तरीके से बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। ये एक होती है हमारी जियोलॉजिकल साइकिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूवैज्ञानिक चक्र। तो होता क्या क्या इसमें, किस तरीके से मिट्टी बनती है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे डिटेल्ड में और अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से हमारी मृदा बनती है। देखते हैं तो इसमें एक पूरा साइकिल होती है जिसे बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल। इस प्रोसेस को पीडोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ये जे एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर रॉक, फिर होती है डिकम्पोजिशन ऑफ द वेदर रॉक, फिर होती है अपहेवल। तो एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले क्या होती है। मान लेते हैं हम कोई पहाड़ है, हमारा बहुत ऊंचा सा पहाड़ है। अब पहाड़ का क्या होगा, हमारा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है पहाड़ का टूटना। अब हमारे मन में सवाल आता है कि पहाड़ क्यों टूटता है। तो डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो 2 तरीके से होती है डिसइंटीग्रेशन। एक होती है फिजिकल वेदरिंग, वेदरिंग बोलूँ या डिसइंटीग्रेशन बोलूँ एक ही चीज़ होती है जनरली। वो वेदर के इफेक्ट के कारण अगर टूटता है तो उसे वेदरिंग बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन होता है टूटना, अपक्षय बोलते हैं इसे हिंदी में। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक मतलब होता है पहाड़। कोई बहुत बड़ा पहाड़ होता है तो किसी रीज़न से अगर वो टूटा तो छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। पार्टिकल या तो वहीं पर रुक जाते हैं या तो वहाँ से आगे ट्रैवल कर जाते हैं। अगर वहीं पर रुक गए तो उन्हें बोलते हैं रेजिडुअल पार्टिकल या रेजिडुअल सॉइल उनसे जो बनती है। अगर किसी के द्वारा ट्रैवल होकर चले गए, जैसे हवा आ गई, हवा उसे बहा के कहीं दूर ले गई, या तो पानी के साथ मिक्स होकर थोड़ी दूर चले गए, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ठीक, फिर उसके बाद आता है सबसे पहले पहाड़ टूटा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मतलब अगर परिभाषा के तौर पे हमें लिखना होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक क्या होता है, या चट्टानों का विघटन हिंदी में बोलते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो होता है बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो कि भौतिक तथा रासायनिक प्रभाव में टूटते हैं, जिसे ही हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बोलते हैं। फिर क्या होता है, उनका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर रॉक। जो हमारी रॉक टूटती है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर के द्वारा भी हो सकता है, वाटर के द्वारा भी हो सकता है। एयर के द्वारा कैसे होता है, जैसे टूट गई, पार्टिकल साइज हल्के हो गए, अब हवा आ गई, हवा तेज़ी से आई तो वो पार्टिकल साइज ट्रेवल करके नीचे चले गए, उन्हें बोलते हैं, ये नीचे चले जाते हैं, ग्रेविटी के कारण भी चले जाते हैं कभी कभी, किसी बहुत सारे रीज़न से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अगर ग्रेविटी के कारण होता है तो उसे कोलोवियल बोलते हैं, अगर एयर के कारण होता है तो ओलिन बोलते हैं, अगर जल के कारण होता है तो उसे एलुवियल बोलते हैं। इसी तरीके के डिफरेंट नाम भी हैं सॉइल के। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी।
फिर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर रॉक समझे। फिर होता है डीकम्पोजिशन ऑफ वेदर्ड रॉक, तो जो हमारी टूटी हुई चट्टान है वो कहीं पे जाके रुकेगी, उसे ही बोलते हैं डीकम्पोजिशन। वह जहाँ चट्टान रुक जाती है उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वेदर्ड रॉक। जहाँ पे सिर्फ अपहेवल क्या होता है, अब इसे समझते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं अभ्युत्थान। अभ्युत्थान क्या होता है समझते हैं। जैसे मिट्टी है, चट्टान है बहुत बड़ी, चट्टान से टूटी मिट्टी बनी, वो मिट्टी क्या हुई, एक जगह पर इकट्ठा हुई और धीरे 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 एक पहाड़ का रूप ले लिया, तो चट्टान बन जाती है। उसे ही बोलते हैं अपहेवल, मतलब चट्टान से मिट्टी का बनना और मिट्टी से फिर से चट्टान का बनना, हमारा ये प्रोसेस अपहेवल कहलाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, पहाड़ टूटता है, उसके बाद क्या होता है, पहाड़ों का जो टूटा हुआ मलबा होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो नीचे हवा के कारण या किसी भी रीजन से ट्रेवल करते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर रॉक। टूटने को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, कहीं जम जाता है तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। फिर अपहेवल तो मैंने बताया है, फिर से बता देता हूँ अपहेवल क्या होता है, अभ्युत्थान क्या होता है। जैसे कोई मिट्टी है या कोई पहाड़ है, कोई भूकंप आया तो वो पहाड़ नीचे धरती के नीचे चला गया। अब धरती के नीचे क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो फिर से मृदा के रूप में बन गया, फिर वो फिर से कभी ना कभी ऊपर आता है। तो इसको बोलने का केवल इतना मतलब होता है कि मृदा से चट्टान का निर्माण, चट्टान से मृदा का निर्माण अपहेवल या अभ्युत्थान कहलाता है। तो ये हमारी जियोलॉजिकल साइकिल होती है जिसके कारण हमें बनती है। अब समझते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है पहाड़ों का, या कौन कौन से वेदरिंग ऑफ रॉक या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक क्या क्या होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक में पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। वेदरिंग इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन रॉक बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इनटू स्मॉल पार्टिकल। मतलब अगर हमारा कोई पहाड़ है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, किसके द्वारा, कार्बनिक तथा बोल सकते हो उसे फिजिकल, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रियाएं जो होती हैं क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं दो तरीके से वेदरिंग होती है। पहली क्या हो जाएगी हमारी फिजिकल वेदरिंग, दूसरी केमिकल वेदरिंग। किसे कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग। एक फिजिकल हो जाएगी, फिजिकल को हम लोग मैकेनिकल भी बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, या इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। इट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू फिजिकल प्रोसेस। अगर कोई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा चट्टान टूट रही है तो उसे फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। फिजिकल प्रोसेस जैसे क्या हो गया, रनिंग वाटर और विंड फ्लो, टेम्परेचर हो गया, रूट्स हो गए। समझते हैं कैसे, रनिंग वाटर जैसे नदियाँ होती हैं, नदियों में पानी बहता रहता है। अब नदियों का पानी बहुत ही तेज़ बहता है, किन्हीं किन्हीं नदियों का, अगर बहुत ज़्यादा स्लोप में है वो, तो क्या करती हैं वो अपने साथ में जो साइड में होते हैं पत्थर वत्थर, उन्हें साथ में घिसते हुए लेके नीचे चली जाती है। जैसे बालू वालू देखे होंगे आप लोग, नदी में बालू वालू आ जाती है तो कहाँ से आती है, वही पत्थर धीरे धीरे टूट टूट के नीचे बालू के फॉर्म में आ जाते हैं, उसे सैंड बोलते हैं, ठीक। तो चट्टान रनिंग वाटर के द्वारा अगर मिट्टी आती है, ये भारत के उत्तरी मैदान जो होते हैं वहाँ पर जहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं वहीं पर रनिंग वाटर के द्वारा मिट्टी आएगी। और अगर पानी के द्वारा मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एलुवियल साइल या जलोढ़ मृदा बोलेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा नदियाँ होंगी, सिंधु नदी जहाँ पे होगी, जहाँ ब्रह्मपुत्र होगी, गोदावरी होगी, वहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, रनिंग वाटर के द्वारा ही जो होगा हमारे फिजिकल वेदरिंग होगी, ठीक। फिजिकल वेदरिंग में कौन सा एक कंपोनेंट हुआ, रनिंग वाटर। दूसरा क्या होता है, विंड फ्लो। विंड फ्लो के जैसे हम लोग सैंड देखते हैं ना, सैंड हल्के होते हैं। अगर रेगिस्तान है वहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा चली तो पार्टिकल क्या होते हैं, ट्रैवल करके बहुत बहुत दूरी तक चले जाते हैं। या तो कुछ पार्टिकल होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो कुछ दूर ट्रैवल करते हैं फिर आगे टीले का रूप ले लेते हैं, जिन्हें ड्यून्स बोलते हैं। और अगर यही पार्टिकल छोटे साइज़ में है और चलेगी काफ़ी दूर तक हवा के इफेक्ट में तो उन्हें लोएस बोलते हैं, ठीक। तो ड्यून्स और लोएस में कंफ्यूज ना होना। ड्यून्स होता है कि पार्टिकल जो बड़े थे लेकिन आगे थोड़ी दूर चले हवा के इफेक्ट के कारण, दोनों में ही वेदरिंग होती है, मतलब कंपोनेंट वही होता है, विंड फ्लो ही होता है, लेकिन उसमें अगर दूर तक चले जाते हैं तो उन्हें लोएस बोलते हैं, और अगर पास ही रह जाते हैं और टीले का निर्माण करते हैं तो उन्हें ड्यून्स बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए कि विंड फ्लो के द्वारा किस तरीके से होता है। रेगिस्तान में ऐसा होता है जनरली। इसमें जो सॉइल बनती है वो वेल ग्रेनेड नहीं होती है जनरली, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली ग्रेनेड होती है। यूनिफॉर्मली ग्रेनेड का मतलब अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, अब इस पर ध्यान ना दीजिए। टेम्परेचर के कारण कैसे होता है मैं बताता हूँ, इसको अच्छे से समझते हैं टेम्परेचर के कारण कैसे होता है। अब हम लोग फ्रिज अपना सभी के घर में जनरली फ्रिज होता ही है।
तो फ्रिज में देखते होंगे हम लोग पानी को रखते हैं फ्रीज़र में जमने के लिए। तो उसमें क्या होता है, फ्रीज़र में जब पानी जमता है तो पानी की प्रॉपर्टी ये होती है तो उसके आयतन इंक्रीज़ कर देता है। जब पानी जमता है या बर्फ़ फॉर्मेट में आता है तो आयतन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मैं बताता हूँ कितना आयतन बढ़ता है। वो बढ़ता है हमारा आयतन 9.05% जितना भी होता है उसका टोटल 9.05% इंक्रीज़ कर जाता है वॉल्यूम का। अगर आप वाटर को रखेंगे सम अमाउंट में किसी बॉयल में या कटोरे में तो इंक्रीज़ कर जाएगा। कितना इंक्रीज़ करेगा, 9.05। और जब वो इंक्रीज़ करता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो हम पात्र रखेंगे, जो बर्तन रखेंगे, उसकी बाहर की जो दीवार होगी उस पर प्रेशर डालेगा। हाँ डालेगा। कितना डालता है मैं बताता हूँ। यहाँ तक वो प्रेशर होता है, चारों तरफ जो दीवार पड़ता है 2100 किलो न्यूटन पर mm² पड़ता है वो प्रेशर। और ये प्रेशर हमारा ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसकी भी सामर्थ्य से अधिक होता है, इतना प्रेशर डालता है। मतलब अगर ग्रेनाइट पत्थर का बॉल बना ले वो भी चिटक जाएगा इस रीजन से। ठीक, तो अब होता क्या है, अब बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ का मैदान, बर्फ़ का एक टीला होता है जो काफ़ी लंबे समय तक पिघलता नहीं है, उसे ही हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। मीठे पानी का स्रोत होता है अच्छा जहाँ पे ग्लेशियर हुए। मान लो कोई पहाड़ है, पहाड़ के बीच में कोई स्पेस रह गया, उसमें बर्फ़ जम गया। ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ जम जाता है। अब क्या, जब बर्फ़ जमता है तो क्या होता है, उसका आयतन इंक्रीज़ करेगा। जब आयतन इंक्रीज़ करेगा, जैसा आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इसमें बर्फ़ जमा हुआ है तो आयतन इंक्रीज़ हो रहा है इसका। तो क्या हो रहा है, ये चट्टान टूट रही है इस रीजन से, ये फ्रीजिंग के द्वारा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर के कारण चट्टानों का विघटन हो रहा है। तो सबसे पहले रनिंग वाटर समझे, फिर विंड फ्लो को हम लोग समझे, फिर टेम्परेचर को समझे, फिर रूट्स को समझते हैं। रूट्स में क्या होता है, बाय डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द रॉक्स स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स डिक्रीजेस, देयरफॉर द रॉक्स बिगिन टू डिसइंटीग्रेट। क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे बर्फ़ जमा है, अगर यहाँ पे कोई पेड़ होता है हमारा, तो पेड़ की चट्टानें धीरे धीरे अंदर जाती हैं तो चट्टानों को तोड़ देती हैं, तो वहाँ से भी चट्टानें टूटती हैं, तो चट्टानों का विघटन होता है। तो उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होते हैं, हमारी फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि कोई फिजिकल कंपोनेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग के लिए तो उसे फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। जैसे कौन से फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, रनिंग वाटर हो गया, विंड फ्लो हो गया, टेम्परेचर हो गया, रूट्स हो गई, ये सारे फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आते हैं। इनके कारण हमारा मिट्टी टूटता है, जो पहला स्टेज था हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक। फिर देखते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, अब केमिकल कोई कंपोनेंट, अगर केमिकल कोई रिस्पॉन्सिबल होगा या केमिकली प्रोसेस कोई रिस्पॉन्सिबल होगा वेदरिंग के लिए, तो हमें क्या बोलेंगे उसे, केमिकल वेदरिंग। किस तरीके से होता है समझते हैं इसे। जैसे इसमें लिखा, केमिकल वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल इन द रॉक, वाटर एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कैसे होता है, अब जो हम लोग पढ़ के रखे हैं कि जो हमारी चट्टान होती है उसमें मिनरल होते हैं या खनिज होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं। रॉक है, रॉक के अंदर मिनरल है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मान लिया कोई लोहा हुआ, कोई मिनरल एक हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयरन प्रेजेंट है किसी रॉक में, वहाँ से उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आया है। तो आप लोग देखते होंगे जब लोहे को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। ठीक, तो जब जंग लग जाती है तब फिर क्या होता है, उसमें चट्टान टूटने लगती है ना, झड़ने लगता है। उसी तरीके से उसमें सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पत्थर टूट रहा है तो पत्थर झड़ रहा है तो उसे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रॉक होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रेशन में भी क्या होता है, जब कोई रॉक होती है उस पर कोई वाटर आता है या वाटर कोई इफेक्ट डालता है, तो वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक H+ आयन, एक OH- आयन। अगर रॉक का कोई कंपोनेंट है तो वो मिल करके सॉइल फॉर्मेशन कर देता है, उस सॉइल को तोड़ देता है। ठीक, फिर कार्बोनेशन में भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल जाती है तो सॉइल मास बन जाता है। टाइप ऑफ सॉइल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।